दोस्तों, प्रधान शिक्षक के डीएलएड का सिलेबस का यूनिट 1 का 2 टॉपिक बच्चे तथा बचपन बाल अधिकारों की समझ की चर्चा मैं आपके साथ कर चुका हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ उसके नेक्स्ट टॉपिक यानी कि शिक्षा, विद्यालय और समाज, अंतर संबंधों की समझ, इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये वीडियो जो है इस टॉपिक का पहला क्लास है यानी क्लास 1 है। इसमें मैं इस टॉपिक का 50% मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में जो शेष बचेगा वो मैं आपके बीच में रखूंगा और उसके अगले क्लास में इसका MCQ आपके बीच में लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शिक्षा, विद्यालय और समाज, अंतर संबंधों की समझ। देखिए, मैं इसे 2 भागों में बांटा हूँ और इसी के आधार पर मैं आपको ये जो टॉपिक है शिक्षा, विद्यालय और समाज, अंतर संबंधों की समझ, इसे मैं क्लियर करूँगा। इसमें पहला जो पार्ट है वो मैं आपको बताऊँगा समाज और शिक्षा में संबंध, और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊँगा समाज और विद्यालय में संबंध। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये फर्स्ट क्लास है शिक्षा, विद्यालय और समाज, अंतर संबंधों की समझ का। तो इसमें मैं जो आज आपके बीच में क्लियर करने जा रहा हूँ वह है समाज और शिक्षा में संबंध। अगले क्लास में मैं आपको समाज और विद्यालय में संबंध के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, समाज और शिक्षा में संबंध के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और हम लोग देखते हैं कि समाज और शिक्षा असल में है क्या। तो देखिए, समाज और शिक्षा में अन्योन्याश्रय संबंध है। समाज और शिक्षा जो है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि शिक्षा के बिना समाज अधूरा है और समाज के बिना शिक्षा। समाज समय और स्थिति के अनुसार शिक्षा को निश्चित करता है कि व्यक्ति को किस प्रकार की दिशा दी जाए जिससे वह उपयोगी श्रेष्ठ सदस्य बनकर समाज को मजबूती प्रदान करे और समाज के लिए कार्य करे। शिक्षा और समाज दोनों में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि समाज अपनी आवश्यकताओं एवं आदर्शों के अनुसार शिक्षा का स्वरूप निर्धारित करता है। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो जिस समाज में जैसे आदर्श होंगे वहाँ की शिक्षा भी उन्हीं आदर्शों के अनुरूप होगी। अब जैसे मान लीजिए कोई कृषि प्रधान देश है तो वहाँ की जो शिक्षा होगी वो कृषि आधारित होगी। कोई उद्योग आधारित अगर देश है तो वहाँ की जो शिक्षा होगी वो औद्योगिक शिक्षा होगी। तो दोस्तों, समाज को दिशा दिखाने का कार्य शिक्षा ही करती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो समाजशास्त्री हैं उनके बारे में हम लोग जान लेंगे। उनका नाम है ओटावे। उनके अनुसार किसी भी समाज में दी जाने वाली शिक्षा समय समय पर उसी प्रकार बदलती है जिस प्रकार समाज बदलती है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। ये क्वेश्चंस जो है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ओटावे ने क्या कहा, या ये जो लाइन है ये किन का कहा हुआ है। अब हम लोग शिक्षा के प्रति समाज की भूमिका एवं कर्तव्य के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, प्रत्येक समाज के विकास में शिक्षा की ही सबसे अहम भूमिका होती है। प्रत्येक समाज के शिक्षा के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं और जिनका पालन शिक्षा की गति को लगातार अविरल बनाता है। शिक्षा के प्रति समाज की भूमिका और कर्तव्य जो है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। मैं पॉइंट यहाँ पर आपके बीच में लिखा हूँ और उसे मैं आपको पूरा डिटेल में भी बताऊँगा। तो इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो पॉइंट है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। अब देखिए, प्रत्येक समाज का ये सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह जितना भी स्कूल है, विद्यालय है और शिक्षा के केंद्र है उसकी स्थापना करे, विद्यालय में उचित शिक्षण व्यवस्था करे, शिक्षकों की नियुक्ति और आर्थिक सहायता प्रदान करे। शिक्षक संस्थाओं का कुशल संचालन समाज का ही कार्य है। पॉइंट नंबर 2, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था। देखिए, समाज का दूसरा सबसे प्रमुख कर्तव्य है कि व्यावसायिक, औद्योगिक व तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करना, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा बहुत आवश्यक है। आज जिस तरह से पूरे विश्व में एक प्रतियोगिता है, तो इस प्रतियोगिता में अगर अपने आप को रखना है
तो बिना व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा के विकास के इसमें गति प्रदान नहीं हो सकता, बहुत कठिन है। विभिन्न तकनीकियों का ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है और शिक्षा को व्यावसायिक बनाना भी समाज का ही कर्तव्य है। नंबर 3 है पुस्तकालय की स्थापना। देखिए, मनुष्यों को सामाजिक विकास के लिए पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना करना समाज का परम कर्तव्य है। इसके साथ ही इनमें जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, इसकी उचित व्यवस्था करे समाज, जिससे जनसाधारण को देश विदेश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के विषय में ज्ञान प्राप्त हो सके। अब नंबर 4 की ओर देखते हैं, वो है व्यायामशालाओं की स्थापना। अब देखिए, बालक के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में उसका शारीरिक विकास बहुत आवश्यक है। शारीरिक विकास के लिए समाज को न केवल स्कूलों में खेलकूद के मैदान, खेल सामग्री, इन सब की उचित व्यवस्था करना चाहिए, बल्कि ऐसी व्यायामशालाओं की स्थापना भी हो जो समस्त संसाधनों से युक्त हो। तभी दोस्तों आने वाली पीढ़ियां बलशाली और शारीरिक रूप से दक्ष होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो वो है सांस्कृतिक व साहित्यिक शिक्षा की व्यवस्था। अब देखिए, इसमें क्या है, तो समाज का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों का सांस्कृतिक और साहित्यिक विकास करे। विद्यालय में ये गतिविधियां होती हैं, परंतु विद्यालय के बाहर भी जो वयस्क हैं, जो प्रौढ़ हैं, उनके लिए समाज द्वारा आयोजित की जाती है। इसके लिए मुशायरा है, कवि सम्मेलन है, नाटक है, वाद विवाद प्रतियोगिता, म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस और साहित्य गोष्ठियाँ, इन सब का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे लोगों को सांस्कृतिक और साहित्यिक विकास हो सके। देखिए, इसमें जो नंबर 6 पॉइंट है, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था। एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज को विकसित कर सकता है, ये आप जानते हैं। विद्यालय में नई पीढ़ी शिक्षा प्राप्त करती है, लेकिन समाज की जिम्मेदारी प्रौढ़ों पर होती है। इसलिए उन्हें भी नई समस्याओं का सामना करने और उनका हल निकालने के लिए अपने ज्ञान के नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। देखिए, कुछ व्यक्ति किन्हीं कारणों से अशिक्षित रह जाते हैं, इसलिए प्रौढ़ों के लिए भी समाज को शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए, यह उसका कर्तव्य है। अब यहाँ पर जो नंबर 7 पॉइंट आप देख रहे हैं, शिक्षा के साधनों का समन्वय व सहयोग प्राप्त करना। अब देखिए, समाज अपनी प्रत्येक इकाई के सहयोग से शिक्षा का कार्य करता है। बिना एक दूसरे के सहयोग से ये नहीं पूरा हो सकता। इसके लिए समाज को चाहिए कि वह परिवार है, स्कूल, समुदाय, धर्म आदि शिक्षा के सभी साधनों को जागरूक करे और उन्हें प्रेरणा दे कि शिक्षा का कार्य एक दूसरे को सहयोग देते हुए पूरा करे, क्योंकि सभी साधनों के मध्य आपसी समन्वय सबसे आवश्यक चीज़ है। अब हम लोग बात करते हैं समाज का शिक्षा पर प्रभाव। यानी अभी हम लोगों ने क्या चर्चा किया कि शिक्षा के प्रति समाज की भूमिका एवं कर्तव्य। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है समाज का शिक्षा पर प्रभाव। देखिए, प्रत्येक समाज जो है अपनी मान्यताओं और आवश्यकताओं के अनुकूल ही अपनी शिक्षा की व्यवस्था करता है, और समाज की मान्यताएं एवं आवश्यकताएं जो हैं उसकी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। समाज में होने वाले परिवर्तन भी उसके स्वरूप एवं आवश्यकताओं को बदलते और उनके अनुसार उसकी शिक्षा का स्वरूप भी बदलता रहता है। दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं समाज का शिक्षा पर प्रभाव, इसमें सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि समाज की मान्यताएं एवं आवश्यकताएं जो है उसकी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। तो मैं यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज बताने जा रहा हूँ, जिसमें पहला जो पॉइंट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, समाज की भौगोलिक स्थिति और शिक्षा। तो इसके तहत क्या है ये हम लोग जानते हैं। अब देखिए, किसी भी समाज का जीवन उसकी भौगोलिक स्थिति से प्रभावित होती है और उसकी शिक्षा भी उससे प्रभावित होनी स्वाभाविक है। जिन समाजों की भौगोलिक स्थिति ऐसी होती है कि उनमें मनुष्य का जीवन
रक्षा के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, तो उसमें अधिकतर व्यक्तियों के पास शिक्षा के लिए न समय होता है और न धन। इसका क्या परिणाम होता है? उनमें जन शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती और शिक्षा का क्षेत्र भी सीमित हो जाता है। इसके उलट अगर आप देखें तो जिन समाजों की भौगोलिक स्थिति मानव के अनुकूल होती है और प्राकृतिक संसाधन, दोस्तों प्राकृतिक संसाधन भरपूर होती है, उनमें व्यक्तियों के पास शिक्षा के लिए समय और धन दोनों होते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? उनमें शिक्षा की उचित व्यवस्था होती है। यह तथ्य भी सर्वविदित है कि जिस देश में जैसे प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होती है, जैसा कि शुरू में ही मैंने आपको बताया, उनमें वैसे ही उद्योग धंधे पनपते हैं और उन्हीं के अनुकूल वहाँ शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। अब देखिए, इसमें शुरू में भी मैंने आपको बताया कि कृषि प्रधान देशों में कृषि शिक्षा और उद्योग प्रधान देशों में औद्योगिक शिक्षा पर बल रहता है। तो यहाँ पर जो आप सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं, समाज की संरचना और शिक्षा, तो भिन्न भिन्न समाजों के स्वरूप भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ समाजों में जातियाँ होती हैं और जाति भेद भी, कुछ में जातियाँ होती हैं परंतु जाति भेद नहीं होता, और कुछ में जातियाँ ही नहीं होती। इसी प्रकार कुछ ऐसे समाज हैं उसमें कुलीन और निम्न वर्ग भेद होता है और कुछ समाजों में नहीं होता। जैसे कुछ में ऊंच नीच का होता है भेद, कुछ में नहीं होता। समाज विशेष के इस स्वरूप का उसके शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। अपने भारतीय समाज को ही लीजिए, जब इसमें कठोर वर्ण व्यवस्था थी तब शूद्रों को उच्च शिक्षा से वंचित रखा जाता था, और आज जब वर्ण भेद में विश्वास नहीं किया जाता तो समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए शिक्षा की समान सुविधाएं उपलब्ध कराने का नारा बुलंद है। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट है समाज की संस्कृति और शिक्षा। अब देखिए, भिन्न भिन्न अनुशासनों में संस्कृति को भिन्न भिन्न अर्थ में देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। लेकिन आधुनिक परिवेश में किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उसके रहन सहन, खान पान की विधियाँ, व्यवहार प्रतिमान, आचार विचार, रीति रिवाज, कला कौशल, संगीत नृत्य, भाषा साहित्य, धर्म दर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक एक चीज़ ध्यान से सुनेंगे, आदर्श विश्वास और मूल्यों के उस विशिष्ट रूप से होता है जिसमें उसकी आस्था होती है और जो उसकी अपनी पहचान होती है। दोस्तों, किसी समाज की शिक्षा पर सर्वाधिक प्रभाव उसकी संस्कृति का ही होता है। किसी भी समाज की शिक्षा के उद्देश्य उसके धर्म दर्शन, आदर्श विश्वास और उसकी आकांक्षाओं के आधार पर ही निश्चित किए जा सकते हैं। उसकी शिक्षा की जो पाठ्यचर्या में सर्वाधिक महत्व उसके भाषा साहित्य और धर्म दर्शन को दिया जाता है, और शिक्षा संस्थानों में ही दोस्तों व्यवहार प्रतिमानों को अपनाया जाता है। अब नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, समाज की धार्मिक स्थिति और शिक्षा। अब देखिए, धर्म संस्कृति का ही अंग है, लेकिन यहाँ इसको अलग से इसलिए लिया गया है कि प्रारंभ से ही शिक्षा पर धर्म का सबसे अधिक प्रभाव रहा है। दूसरी बात यह है कि अब धर्म के विषय में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ उसे शिक्षा का आधार मानने के पक्ष में हैं और कुछ शिक्षा को धर्म से दूर रखने के पक्ष में। धर्म के दृष्टि से समाज को 2 वर्गों में आप विभाजित कर सकते हैं। एक वे जिसमें धर्म विशेष को माना जाता है और दूसरे वे जिसमें अनेक धर्मों का प्रचलन होता है। इन समाजों की शिक्षा व्यवस्था भी भिन्न भिन्न होती है। धर्म विशेष को मानने वाले समाजों की शिक्षा में उनके अपने धर्म की शिक्षा को स्थान दिया जाता है, जैसे मुस्लिम राष्ट्रों में आप देख लीजिए। और दूसरे प्रकार के समाजों में, जैसे हमारे देश भारत में, किसी धर्म विशेष की शिक्षा देना संभव ही नहीं होता, उसमें उदार दृष्टिकोण अपनाया जाता है। कुछ समाजों में धर्म शिक्षा को स्थान ही नहीं दिया जाता, जैसे रूस में। दोस्तों, नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 क्या है? समाज की राजनीतिक स्थिति और शिक्षा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं इसे आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि समाज की राजनीतिक स्थिति भी उसकी शिक्षा को प्रभावित करती है।
जैसे उदाहरण ले लीजिए, एक तंत्र शासन प्रणाली वाले देशों में शिक्षा के द्वारा अंधे राष्ट्रभक्त तैयार किए जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र शासन प्रणाली वाले देशों में शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को स्वतंत्र चिंतन और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए तैयार किया जाता है। इसके साथ ही साथ एक बात और आपको ध्यान रखने वाली बात है, वह यह है कि जो समाज राजनैतिक दृष्टि से सुरक्षित होता है उसकी शिक्षा के उद्देश्य व्यापक होते हैं, और जिस समाज में राजनैतिक दृष्टि से असुरक्षा होती है वह केवल सैनिक शक्ति और उत्पादन बढ़ाने पर बल देते हैं। दोस्तों, अब हम लोग नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 6 क्या है? नंबर 6 है समाज की आर्थिक स्थिति और शिक्षा। अब देखिए, समाज की आर्थिक स्थिति भी उसकी शिक्षा को प्रभावित करती है बहुत ज़्यादा। आर्थिक दृष्टि से संपन्न समाजों की शिक्षा बहुउद्देशीय होती है। वे अपने प्रत्येक सदस्य के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, जन शिक्षा का प्रसार करते हैं और इन सबके लिए अनेक साधन जुटाते हैं। जैसे अमेरिका को आप देख सकते हैं। प्रगतिशील समाज जन शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर बल देते हैं, जैसे भारत। आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े समाज न अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात सोच पाते हैं, न जन शिक्षा की और न व्यावसायिक शिक्षा की, जैसे में बांग्लादेश को आप इस श्रेणी में रख सकते हैं। समाज का अर्थतंत्र भी उसकी शिक्षा को प्रभावित करता है। कृषि प्रधान अर्थतंत्र में शिक्षा की संभावनाएं कम होती है, वाणिज्य प्रधान में अपेक्षाकृत उससे ज़्यादा, और उद्योग प्रधान में सबसे ज़्यादा। देखिए, अब नंबर 7 पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और 7 है सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा। देखिए, हम जानते हैं कि समाज परिवर्तनशील है। संसार का इतिहास इस बात का साक्षी है कि समाज के साथ साथ उसकी शिक्षा का स्वरूप भी बदलता है। अपने भारतीय समाज को ही ले लीजिए। प्राचीन काल में दोस्तों इसकी भौतिक आवश्यकताएं कम थी और आध्यात्मिक पक्ष प्रबल था, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में धर्म और नीति शास्त्र की शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था। लेकिन आज इसकी भौतिक आवश्यकताएं बढ़ गई हैं और आध्यात्मिक पक्ष निर्बल पड़ गया है, इसलिए शिक्षा में विज्ञान एवं तकनीकी को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। कल तक नारियां केवल गृहिणी के रूप में रहती थी, इसलिए उन्हें केवल लिखने पढ़ने एवं घरेलू कार्य की शिक्षा दी जाती थी। आज वे पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में कार्य करती हैं, इसलिए उनके लिए पुरुषों की भांति सभी प्रकार की शिक्षा सुलभ है। जब कभी सामाजिक क्रांति होती है तो वह शिक्षा के आमूल परिवर्तन कर देती है। अब हम लोग बात करेंगे शिक्षा का समाज पर प्रभाव। अभी हम लोगों ने क्या बात किया था? अभी हम लोगों ने चर्चा की थी समाज का शिक्षा पर प्रभाव, और अब हम लोग क्या चर्चा करने जा रहे हैं? शिक्षा का समाज पर प्रभाव। दोस्तों, हम लोग यहाँ इसके एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है आप देख रहे हैं, शिक्षा और समाज की भौगोलिक स्थिति पर नियंत्रण। तो एक युग था जब मनुष्य को भौगोलिक परिस्थितियों का दास कहा जाता था, लेकिन आज मनुष्य शिक्षा के द्वारा अपनी भौगोलिक परिस्थितियों पर नियंत्रण करने में सफल हो गया है। वे दिन गए दोस्तों जब नदी और पहाड़ हमारे मार्ग में बाधक होते थे। शिक्षा के द्वारा हवाई जहाज़ों का निर्माण संभव हुआ और हवाई जहाज़ों से उड़कर हम नदी और पहाड़ ही भी पार कर रहे हैं। न सिर्फ यही पार कर रहे हैं बल्कि कम समय में और अधिक दूरी तय कर रहे हैं, अंतरिक्ष तक जा रहे हैं। शिक्षा के द्वारा हम हर भौगोलिक परिस्थितियों पर नियंत्रण करने में सफल हो रहे हैं। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 पर चर्चा करेंगे, शिक्षा और समाज का स्वरूप। दोस्तों, शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपने समाज के, संसार के और इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, और इस ज्ञान के आधार पर ही वह अपने जीवन के उद्देश्य निश्चित करता है, और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह अलग अलग समाजों का निर्माण करता है। देखिए, एक सच्चा वेदांती की बात करें, वेदांती मनुष्य में तो क्या, संसार के किसी 2 वस्तुओं में भी भेद नहीं करता। जो सच्चा वेदांती होता है वह सबको ब्रह्ममय देखता है, लेकिन ब्रह्ममय कहने का मतलब ईश्वर के रूप में देखता है। लेकिन ईश्वर विमुख व्यक्ति जो होता है
वो भौतिक पैमाने पर ही सब कुछ कसता है और मनुष्य मनुष्य में अनेक प्रकार के भेद करता है। इससे अलग अलग विचारधाराओं के व्यक्तियों के समाज का स्वरूप भी अलग अलग होता है। शिक्षा एक और समाज के स्वरूप की रक्षा करता है और दूसरी ओर उसमें आवश्यक परिवर्तन करती है। अब पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, शिक्षा और समाज की संस्कृति। देखिए, प्रत्येक समाज अपने सदस्यों में अपनी संस्कृति का संक्रमण शिक्षा के द्वारा ही करता है। इससे क्या होता है कि शिक्षा किसी समाज की संस्कृति का संरक्षण करती है। इस तरह से हम कह सकते हैं, जब मनुष्य शिक्षित हो जाता है तो वह अपने अनुभवों के आधार पर अपनी संस्कृति में परिवर्तन करता है। इस प्रकार शिक्षा समाज की संस्कृति में विकास करती है। शिक्षा के अभाव में संस्कृति के विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ये तीसरा नंबर पॉइंट क्लियर कर रहा है। अब 4 नंबर पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वो कहता है शिक्षा और समाज की धार्मिक स्थिति। तो देखिए, हम यह देख रहे हैं कि कोई समाज अपनी शिक्षा में धर्म विशेष की शिक्षा का विधान करता है और कोई इस क्षेत्र में उदार दृष्टिकोण अपनाता है और संसार के अलग अलग धर्मों की शिक्षा का विधान करता है और कोई समाज अपनी शिक्षा में धर्म को स्थान ही नहीं देता। अब इसका परिणाम क्या होता है? पहले प्रकार के समाजों में धार्मिक कट्टरता पाई जाती है और दूसरे प्रकार के समाजों में धार्मिक उदारता पाई जाती है और तीसरे प्रकार का जो समाज है उसमें अब एक और भौतिक विज्ञानों की शिक्षा से धार्मिक कुपमंडुकता और अंधविश्वासों का अंत होने लगा है और दूसरी ओर बढ़ती हुई सामाजिक अराजकता से मनुष्य अपनी शिक्षा को वास्तविक धर्म पर आधारित करने की ओर उन्मुख होने लगा है। देखिए, शिक्षा के अभाव में लोग धर्म के वास्तविक स्वरूप को ही समझ नहीं पाते। अब 5वां पॉइंट देखते हैं और वो है कि शिक्षा और समाज की राजनीतिक स्थिति। देखिए, शिक्षा के द्वारा मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि की जाती है और उसके आचरण को निश्चित दिशा दी जाती है। शिक्षा के द्वारा ही उसमें विचार करने एवं सत्य असत्य में भेद करने की शक्ति का विकास होता है। शिक्षा जो है समाज में राजनीतिक जागरूकता लाती है और व्यक्ति अपने अधिकार एवं कर्तव्यों से परिचित होता है। नंबर 6 पर बात करते हैं, जो है शिक्षा और समाज की आर्थिक स्थिति। देखिए, एक युग था जब शिक्षा के द्वारा मनुष्य में केवल मानवीय गुणों का विकास किया जाता था, परंतु रोटी कपड़े मकान की समस्या को सुलझाने वाली शिक्षा उस समय नहीं दी जाती थी। ऐसा नहीं कहा जा सकता, या तो हो सकता है कि उस समय इसके लिए उचित विद्यालयों की स्थापना न की गई हो, परंतु परिवार और समुदायों में यह शिक्षा बराबर चलती रही होगी, अन्यथा इस क्षेत्र में विकास कैसे होता। आज तो शिक्षा समाज की आर्थिक स्थिति का मूल आधार है। दोस्तों, आज सभी समाज शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को किसी व्यवसाय अथवा उत्पादन कार्य में निपुण करने का प्रयत्न करते हैं। अगर नई शिक्षा नीति की बात करें तो इस ओर अग्रसर है। देखा यह जा रहा है कि जिस समाज में इस प्रकार की शिक्षा का जितना अच्छा प्रबंध है वह आर्थिक क्षेत्र में उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। बिना शिक्षा के हम आर्थिक क्षेत्र में विकास नहीं कर सकते। अब हम पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। एक और यदि यह बात सत्य है कि समाज शिक्षा में परिवर्तन करता है, तो दूसरी ओर यह भी सत्य है कि शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन होता है। शिक्षा द्वारा मनुष्य अपनी जाति की भाषा, रहन सहन, खान पान के तरीके और रीति रिवाज सीखता है और उसके मूल्य एवं मान्यताओं से परिचित होता है। इससे उसका मानसिक विकास होता है और वह अपने समाज के तथा इस ब्रह्मांड के बारे में सदैव सोचता रहता है। समाज में रह करके वह नए नए अनुभव करता है और समाज की आवश्यकताओं एवं समस्याओं से परिचित होता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति और समस्याओं के हल के लिए वह विचार करता है दोस्तों, और उनके हल खोजता है और इससे समाज को प्रभावित करता है। कभी कभी एक व्यक्ति पूरे समाज को बदल देता है। शिक्षा के अभाव में यह सब संभव नहीं।
सामाजिक क्रांति दोस्तों के लिए शिक्षा मूलभूत आवश्यकता होती है। तो ऊपर में मैंने जितने भी चीज़ें आपको बताई, यह स्पष्ट है कि समाज और शिक्षा अनुनाश्रित होते हैं। जैसे किसी समाज की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और आर्थिक स्थिति होती है, वैसे ही उसकी शिक्षा होती है। तो दोस्तों यह था शिक्षा, विद्यालय और समाज का पहला वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे पूरा क्लियर कर दूंगा और उसके बाद इसका MCQ आपके बीच में ले करके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।